दोस्तों नमस्कार। अथब सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा की श्रृंखला में हम इस समय ग्रामीण विकास पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 के मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न देख चुके हैं हम लोग। अब आज हम चर्चा करते हैं इवनिंग शिफ्ट के प्रश्नों पे। ग्रामीण विकास संबंधित कौन कौन प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप अपने जो पुस्तकें अध्ययन कर रहे हैं ग्रामीण विकास की, वो इसी दिशा में आप पढ़ें, ताकि प्रश्नों को आप आगे एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में सही तरीके से सही हल कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 2015 के इवनिंग शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी उपभाषा, यहाँ उपभाषा की बात की जा रही है पश्चिमी भागों, यानी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की बात की। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की बात की जा रही है। रोहिलखंड और ऊपरी दोआब, ठीक है, में बोली जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी रोहिलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हरियाणा के आसपास उधर जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उसमें जो है आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। वही क्षेत्र जो है रोहिलखंड और ऊपरी दोआब का होता है। तो ये खड़ी बोली इसका सही जवाब होगा। और अन्य बोलियों की अगर हम बात कर लें तो ये भी देख सकते हैं, बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो बुंदेलखंड में जो है आपका झांसी, ठीक है, बांदा और जालौन, ये क्षेत्र जो है आते हैं। तो बुंदेलखंडी इन क्षेत्रों में बोली जाती है। हो सकता है अगले प्रश्न आपसे यही पूछा जा सके बुंदेलखंडी के बारे में। इसके बाद जो है हमीरपुर भी आता है उसी में। हमीरपुर और बांदा, ये क्षेत्र जो हैं रोहिलखंड के क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, और ये बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब अवधी की बात कर ले हम। अवधी भाषा आप जानते हैं कहाँ बोली जाती है? तो ये अवध इसका मतलब, अवध का मतलब क्या हुआ? लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। अवधी तो लखनऊ हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया आपका? लखनऊ, सीतापुर, फैजाबाद, यानी फैजाबाद की जगह हम इसको अयोध्या लिखें क्योंकि नाम इसका बदल गया। तो अयोध्या और सुल्तानपुर और प्रयागराज, ये सारे क्षेत्र जो हैं अवधी भाषा के हैं। प्रयागराज भी अवधी भाषा का क्षेत्र है। और अगर ब्रज भाषा की हम बात कर लें तो ब्रज भाषा जानते हैं आप, मथुरा के आसपास बोली जाती है। इसमें कौन कौन शामिल है? मथुरा है, फिर उसके बाद आगरा है, ठीक है, आगरा, मथुरा और कौन सा ज़िला इसमें आएगा? मथुरा, आगरा और उसके पास अलीगढ़, ये तीनों जो है ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। ठीक है, और एक और भाषा बचती है जो महत्वपूर्ण भाषा है, कौन सी है? भोजपुरी को भी हम देख लें, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जानते हैं आप भोजपुरी भाषा कहाँ बोली जाती है? पूर्वांचल में बोली जाती है। और पूर्वांचल के में कौन कौन क्षेत्र आ जाएंगे? उसमें आ जाएगा गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, मऊ, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ये क्षेत्र जो है भोजपुरी के क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया है, तहसील स्तर के निकायों को क्या कहा जाता है? सरकारी निकायों की जगह हम इसको कह सकते हैं ये स्थानीय निकाय है। ठीक है, ये स्थानीय निकाय है। यही पूछा गया है आपसे कि तहसील स्तर के स्थानीय निकाय को क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पे बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव इन्होंने दिया था। ये समिति कब गठित की गई थी? 1957 में गठित की गई थी। उस समय इन्होंने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था और इन्हीं सुझाव के आधारों पे जो त्रिस्तरीय जो है पंचायतों का गठन किया गया था। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति ये तहसील स्तर पे, या फिर इसको हम कह सकते हैं ब्लॉक स्तर पे। तहसील या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है और
जिला पंचायत होता है जो है जिला स्तर पर। ये 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है। और एक बात इसके संबंध में और जान लें क्या, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। इससे पहले संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, तो अनियमित रूप से राज्यों द्वारा चुनाव कराया जाता, कहीं तो 10 साल बाद, कहीं 15 साल बाद, कहीं चुनाव होते ही नहीं थे। इसलिए इसको व्यवस्थित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद से चुनाव पंचायत के व्यवस्थित होने लगे। ठीक है। तो इसके 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में एक भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 का शीर्षक क्या था, पंचायत। ठीक है, पंचायत। और पंचायत का प्रावधान किस में किया गया था, तो ये है आपका आर्टिकल 243 से 243 र तक जो है पंचायत का उल्लेख मिलता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी गलत होने की संभावना बनी रहती है। सॉरी, अब इसमें देखिए ये बात कर रहा है कि सबसे अधिक संख्या वाला शहर की बात कर रहा है, और जानते हैं हम शहर की बात कर रहे हैं, यानी शहरी जनसंख्या की यहाँ पे बात की जा रही है। शहरी जनसंख्या की बात की जा रही है, तो शहरी जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश किस जिले में है, तो वो है कानपुर में। कानपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद लखनऊ में है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे अगली बार ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रयागराज। ये पहले स्थान पे है, क्योंकि इसमें जब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाएगा तो उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों जनसंख्या जुड़ी रहेगी। तो इस वजह इसके स्थान तो पहला स्थान पे कौन आ जाएगा, प्रयागराज। और केवल शहर की अगर बात कर रहा है तो वहाँ पे कानपुर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है हाल ही में केंद्र को प्रस्तुत सी रंगराजन की रिपोर्ट, यानी कि 2014-15 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। करेंट अफेयर का क्वेश्चन उस समय का रहा है ये। तो सी रंगराजन समिति जो है ये गरीबी के आकलन पे गठित की गई थी, गरीबी के आकलन के लिए गठित की गई थी। तो इस समिति ने कुछ सुझाव दिया था कि कितने आय तक लोगों को गरीब माना जाए और कितने आय तक लोगों को अमीर माना जाए या गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए। तो इस समिति ने सुझाव दिया था। ये पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है, तो इस समिति के रंगराजन समिति के सुझाव पे जो है ये कहा गया था कि 32 रुपये अगर कोई व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त करता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। ठीक है, ये बीपीएल से जो है ऊपर माना जाएगा। 32 रुपये अगर आप प्राप्त करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रह करके तो आप बीपीएल से ऊपर माने जाएंगे, एपीएल में शामिल होंगे। और शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो है लगभग 46-47 रुपये की बात की गई थी कि शहरी क्षेत्र में अगर 46 रुपये प्राप्त कर रहा है व्यक्ति तो वो जो है एपीएल में शामिल होगा, यानी गरीब रेखा से ऊपर होगा। और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये। हालांकि ये बहुत कम था, लेकिन जो भी निर्धारित किया गया वो मानना, इस समिति ने अपना सुझाव दिया था, यानी कि 32 रुपये अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त कर रहे हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, और शहरी क्षेत्र में जो है 46 रुपये प्राप्त कर रहे हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। इस समिति ने ये सुझाव दिया था। और अगर मंथली की बात करिए तो प्रतिदिन के हिसाब से है, और मंथली की बात कर ले अगर हम तो ये था ग्रामीण क्षेत्र में आपको 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में जो है 1400 रुपये के आसपास में इस समिति ने सुझाव दिया था। मंथली इतना हो जाएगा और ग्रामीण इतना हो जाएगा। 32 में 30 का आप गुणा करेंगे तो इतना आएगा, लगभग ये भी इतना आएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि ये समिति कब गठित की गई थी, तो ये समिति जो है आपका 2012 में गठित की गई थी, ये गरीबी के आकलन के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पाद का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी कौन सी है? तो मुरादाबाद है। मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी। यहाँ पे पीतल के कार्य सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे पीतल नगरी कहा जाता है। और पीतल नगरी तो सर्वाधिक उत्पादन जब यहाँ होगा तो निर्यात भी सर्वाधिक यहीं से होगा। क्लियर है। और कानपुर को क्या बोला जाता है? कानपुर को जो है, कानपुर और आगरा जो है चमड़ा निर्यात में शीर्ष हैं। ठीक है, चमड़ा निर्यात में शीर्ष स्थान पे है कानपुर और आगरा, और मुरादाबाद जो है पीतल के निर्यात में शीर्ष है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा इसका? मुरादाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। और उत्तर प्रदेश के अगर मंडल की हम बात कर लें तो मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? हो सकता है आगे चल के मंडल पूछा जाए, तो 18 जो है मंडल हैं। और अगर नगर निगम की बात कर लें हम तो नगर निगम भी पूछा जा सकता है आपसे उत्तर प्रदेश में, तो लगभग नगर निगम जो है 17 नगर निगम हैं। और इसके बाद अगर ब्लॉक की भी अगर बात कर ली जाए आपसे तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने ब्लॉक हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो ब्लॉक जो है 825 हैं। और अगर ग्राम क्षेत्र की बात कर लें हम तो ग्राम क्षेत्र जो है 1,06,774 ग्राम उत्तर प्रदेश में है। 1,06,774 ग्राम उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। और अगर हम इसके साथ साथ तहसील की भी बात कर लें तो कुल कितनी तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में? तो तहसीलों की संख्या जो है 350 है। क्लियर हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं। जिले कितने हैं? 75, मंडल 18, नगर निगम 17, तहसील 350, ब्लॉक 825 और ग्राम कितने हैं? तो 1,06,774। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और उस समय ये योजना के तहत पूछा गया था। तो ये जो है उस समय के अनुसार इसका सही जवाब होगा 50,000 रुपये, यानी कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में 50,000 रुपये से इकाई की कम लागत नहीं होनी चाहिए। कोई भी इकाई अब स्थापित करते हैं तो उसकी लागत 50,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितना कर दिया गया है इसके अनुसार? तो ये जो है 35%, यानी प्रतिशत के अनुसार 35%। और अगर इस तरह देखें तो 70,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। ठीक है, इस योजना में 35% और 70,000 जो भी अधिक हो वो जो है अनुदान जो है सरकार द्वारा दिया जाता है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, और अन्य के लिए 25% या 50,000 रुपये, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यानी कि जो इस योजना के तहत कोई इकाई स्थापित की जाती है तो उसमें SC, ST या दिव्यांग व्यक्ति के लिए 35% और या 70,000 रुपये, जो भी अधिक हो वो अनुदान दिया जाएगा। और सामान्य व्यक्ति के लिए 25% और 50,000 रुपये। क्लियर है। हो सकता है दोबारा पूछा जाए तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आंकड़े को, ये अनुदान दिया जाएगा सरकार द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना के कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो उस समय सुल्तानपुर ने, इसका सही जवाब आपका उत्तर क्या क्या होगा देख लेते हैं हम इसे। सही उत्तर इसका होगा, क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिला उद्योग, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीय सूचना केंद्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय सूचना केंद्र। NIC को ही सुल्तानपुर ने अपने डेटा संरक्षण के लिए समझौता किया था। ठीक है, डेटा संरक्षण के लिए NIC से सुल्तानपुर जिले ने अपना संरक्षण किया था। और सामाजिक वानिकी के अंतर्गत जो भी डेटा बेस एकत्रित करना था NIC को उन्होंने ये कार्य सौंपा था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय तो आप जानते हैं उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। और अगर उत्तर प्रदेश में स्थित कुल मुख्यालय की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मुख्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में रेलवे के मुख्यालय जो है 2 हैं। एक है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, गोरखपुर, ये आपको याद होगा गोरखपुर है। और एक उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज। 2 मुख्यालय उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर। अगर अन्य बातों पे चर्चा कर लें हम थोड़ा सा, तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं। हो सकता है यही पूछा जाए आपसे, कुल 9 रेल प्रभाग उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो है कुल रेल नेटवर्क का 14% हिस्सा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना गया है। तो ये तो आप जानते हैं वाराणसी को माना गया है। और वाराणसी का उल्लेख जो है महाजनपद प्राचीन काल में जो जनपद 16 महाजनपद थे उसमें जो है काशी का उल्लेख, काशी भी एक महाजनपद था और वाराणसी उस समय काशी की राजधानी थी। ठीक है, आज इसका नाम वाराणसी हो गया और काशी उपेक्षित होकर के छोटे स्थान में सीमित हो गई है, लेकिन उस समय जो है काशी एक महाजनपद था और इसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी में। ठीक है, तो सबसे प्राचीन नगर के रूप में काशी का उल्लेख किया गया है, क्योंकि काशी का जो उल्लेख है वो आपको पुराणों में मिलता है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है और इसकी प्राचीनता बहुत ही पुरानी है, तो इसलिए इसको विश्व का सबसे पुराना शहर घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो अभी हमने पीछे चर्चा की थी कि चमड़ा उत्पाद में कौन सा नंबर 1 है, तो आगरा और कानपुर जो है चमड़ा निर्यात के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न भी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा में, और हम आगे चल के सभी पुरानी नई योजनाओं पर काफ़ी विस्तृत चर्चा की जाएगी। अभी यहाँ पे इसको देख लेते हैं फिलहाल। पूछा गया इंदिरा आवास योजना जानते हैं केंद्र समर्थित योजना है, यानी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। और इसमें पूछा है कि राज्यों का अनुदान कितना है। तो इसमें आप जानते हैं कि इंदिरा आवास योजना में 75-25 का अनुदान है, 75% केंद्र का होता है और 25% राज्य द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये योजना कब शुरू की गई थी, यह योजना जो है 1996 में शुरू की गई थी। अब पुरानी योजनाओं को भी इसमें काफ़ी विस्तृत रूप से पूछा जा रहा है, तो हमें इसके लॉन्च डेट को याद रखना होगा। तो इंदिरा गांधी आवास योजना जो है, इंदिरा आवास योजना 1996 में लॉन्च की गई थी। इसमें 25:75 का अनुपात है केंद्र और राज्यों के बीच। वर्तमान में इसके स्थान पे कौन सी योजना शुरू की गई है ये हम जान लें। तो इस समय जो है योजना चल रही वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना दोनों शुरू की गई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना दोनों शुरू की गई हैं। और इनका लक्ष्य क्या है, कब शुरू की गई थी, तो ये जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य जो है 2022 तक सबके लिए घर, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, सबके लिए घर 2022 तक उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। 2015 में शुरू की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये पूछा जा सकता है कि कब तक सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, तो 2022। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, लेखपाल से संबंधित कार्यों के बारे में पूछा गया है। तो भू कृषि का रिकॉर्ड जो है गिरदावरी कहलाता है। क्या कहलाता है, गिरदावरी कहलाता है। ठीक है, गिरदावरी जो है भू कृषि का रिकॉर्ड है, ये भू कृषि का रिकॉर्ड है। और इसमें जो है फसल एवं रकबे की माप, यानी कि
खेत में कौन सी फसल बोई गई इसका उल्लेख इसमें किया जाता है गिरदावरी में। ठीक है, इसमें लेखपाल द्वारा ये आंकड़े दर्ज किए जाते हैं कौन से खेत में कौन सी फसल दर्ज की गई है। ठीक है, खतौनी में आप जानते हैं खतौनी क्या है। ये खतौनी जो है स्वामित्व का अधिकार प्रदान करती है। इसमें किसान के सभी खेतों का एक जगह विवरण मिल जाता है आपको। ये सरकारी दस्तावेज होता है जो किसान के स्वामित्व को निर्धारित करता है। जमाबंदी भी एक रिकॉर्ड, राइट ऑफ रिकॉर्ड है। इसमें भी स्वामित्व संबंधी खेतों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम। पूछा गया है ये भूमि का मापक पैमाना पूछा गया। हमने एक वीडियो में ये पढ़ाया था भूमि मापक पैमाने, उसमें आप इसको देख सकते हैं विधिवत। तो यहाँ पे हम देखते हैं पूछा गया एक बिस्वा एक बीघा का क्या अनुपात है। तो आप जानते हैं एक पक्का बीघा में जो है कितना होता है 20 बिस्वा होता है। 20 बिस्वा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सही उत्तर क्या होगा एक बिस्वा, यानी कि एक बिस्वा एक बीघा कितना है, अनुपात क्या है एक बिस्वा जो है अनुपात है इसका, यानी कि एक बीघे का 20वां अंश जो है एक बिस्वा होता है। क्लियर है? चलिए, और अगर हम इसको वर्ग गज में बदलना चाहें तो एक बीघा में 20 बिस्वा होता है और 3025 वर्ग गज, यानी 3025 वर्ग गज होता है। ठीक है, और अगर इसको हम एकड़ में कहना चाहें एक बिस्सा को, तो एक बिस्सा को कितना कह सकते हैं हम, ये 3025 वर्ग गज जो है होता है एक बिस्सा। और एक बिस्सा जो है एक बीघा का 20वां अंश है और 3025 वर्ग गज इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो ये आप जानते हैं एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। क्लियर है? 4840 वर्ग गज होता है एक एकड़ में। और अगर हम वर्ग मीटर में इसको बदलना चाहें तो ये होता है आपका 46.8 वर्ग मीटर, यानी गज में 4840 और मीटर में 4046.8 वर्ग मीटर। ठीक है, और एक एकड़ में कितना बीघा होता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है, ये भी याद रखेंगे आप 1.6 बीघा। और अगर हम एक एकड़ को हेक्टेयर में बदलना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4047 हेक्टेयर। ठीक है, तो हमने सब देख लिया। एकड़ में कितना होगा, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होंगे 4840, वर्ग मीटर कितना होगा तो 4046.8 वर्ग मीटर। एक बीघा में एक एकड़ में कितना बीघा होगा तो 1.6, और एक एकड़ में कितना हेक्टेयर होगा तो 0.4047 हेक्टेयर। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया NREGEP, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ये जो है नाम है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मनरेगा। इसी को हम मनरेगा कार्यक्रम बोलते हैं। और मनरेगा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे, काफ़ी चर्चित है, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो मनरेगा कब शुरू किया गया था, तो 2 फरवरी 2006 को ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से इसकी शुरुआत की गई थी मनरेगा की, और 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, और उस समय केवल 133 जिलों में ही इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 में। 1 अप्रैल 2008 से ये सभी जिलों में लागू किया। ये भी कई बार पूछा गया है, यानी कि शुरुआत में बस 133 जिले ही लागू किए गए थे 2 फरवरी 2006 को। 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू कर दिया गया पूरे देश भर में। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखा गया था, जिसको हम बोलते हैं
मनरेगा, यानी शुरू में इसका नाम क्या था, केवल नरेगा था, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी जुड़ गया इसमें नाम। इतना आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक, भारत सरकार द्वारा भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक जारी किया जाता है, जिसमें 10 लाख जनसंख्या में कितने संख्या वाले बेडों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो 10 लाख की जनसंख्या में लगभग 300 बेड वाले अस्पताल जो है, एक अस्पताल में 300 बेड होने चाहिए, जो हर 10 लाख की जनसंख्या पर स्थापित किया जाना चाहिए। हालांकि ये मानक कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सरकार इस समय इसके प्रयासरत है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, 300 बेड, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर, यानी जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा, उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। तो उसमें क्या दिया जाता है, ये पूछा गया आपसे। कर में रियायत दी जाती है कि बट्टा दिया जाता है कि छूट दिया जाता है कि कर मुक्त दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बट्टा, यानी रिबेट, रियायत देती है उत्तर प्रदेश सरकार कि सौर ऊर्जा हीटर को लोग लगवाएं। और सौर ऊर्जा हीटर की क्षमता जो है कितनी है, वो 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर जो है 100 लीटर पानी गर्म करने की क्षमता इसकी है। तो 100 लीटर पानी गर्म हो तो बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है इस पानी का उपयोग करके। तो सरकार इसमें जो है बट्टा यानी रिबेट देती है, छूट देती है खरीदने पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल की परिभाषा अगर हम करें तो व्यावसायिक फसल वो फसलें हैं जिससे किसान को नकद आय, यानी कि नकद आय जो है प्राप्त हो। तो जैसे गेहूं चावल उपजाया जाता है वो खाने के लिए उपजाया जाता है, वो आजीविका के लिए उपजाया जाता है, लेकिन जो नकदी फसलें हैं यानी व्यावसायिक फसलें हैं उससे नकद आय प्राप्त होती है, नकदी फसल भी कहा जाता है या व्यावसायिक फसल कहा जाता है। तो इसके देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है, तो गन्ना। अब जानते हैं गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। इसके साथ साथ चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है, गन्ना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में और अगर हम जानना चाहें तो गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, ठीक है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा कौन कौन, आलू में भी उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है, यानी कि उत्तर प्रदेश आलू, गन्ना, गेहूं, चीनी, इन सब में जो है प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। ये पूछा जाएगा आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक ग्राम में वार्डों से चुने गए कितने सदस्य हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान के साथ साथ सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है। इन्हीं सदस्यों को जो है पंच कहा जाता है। तो इनकी संख्या क्या होती है, तो इनकी संख्या होती है 7 से 17, यानी कि न्यूनतम 7 सदस्य अवश्य होने चाहिए। अगर न्यूनतम 7 सदस्य नहीं चुने जाते हैं तो फिर से चुनाव कराना होगा। और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 17। तो हो सकता है आगे आपसे ये पूछा जाए कि अधिकतम कितने ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे, तो 17 होगा, और न्यूनतम कितना होगा, तो 7 होगा। इन्हें पंच कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, इस संविधान से पूछा गया, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय के सभी उच्च न्यायालय यानी पूरे देश के सभी उच्च जो हाई कोर्ट हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर है। यानी कि और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सभी राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। क्लियर है।
चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा कार्यकाल क्या होता है, शपथ लेने से 5 वर्ष होता है, यानी 5 वर्ष होता है। और ग्राम सभा की बैठक प्रति वर्ष कितनी होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। इसका सही उत्तर होगा डी, 2 बार होनी चाहिए। कब कब होती है, एक होती है जब खरीफ की फसल कटती है तो इसको बोलते हैं हम खरीफ बैठक, ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए। दूसरी होती है रबी की, जब फसल कटती है तो रबी की बैठक की जाती है, यानी कि साल में 2 बैठकें अवश्य की जाती है। और भी अन्य बैठकें हो सकती हैं लेकिन न्यूनतम 2 बैठक होनी चाहिए। अन्य बैठकें भी होती हैं लेकिन 2 न्यूनतम होनी चाहिए। 2 बैठकों के बीच में 6 माह का अंतराल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, 2 बैठकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए, यानी पंचायत सदस्य यानी प्रधान या पंचायत सदस्य चुनने न्यूनतम आयु कितनी है। तो पंचायत की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। ये आप जानते हैं। पंचायत के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव में सदस्य बनने के लिए जो है आपका न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र अनिवार्य है। ठीक है, और अगर 25 वर्ष किसके लिए होती है तो ये आप जानते हैं, जो 25 वर्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में होता है। ठीक है, और 30 वर्ष किसके लिए होता है तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए होता है। क्लियर है, यानी कि प्रधान बनने के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील योजना विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर यानी कि कब कब किया जाता है। तो जानते हैं आप, इससे पहले भी हमने प्रश्न पिछले मॉर्निंग शिफ्ट में हमने देखा था, उसमें पूछा गया था कि स्वच्छता का आकलन कितने आवृत्ति पर किया जाता है। तो स्वच्छता का आकलन किया जाता है प्रतिदिन किया जाता है। ठीक है, स्वच्छता के ध्यान जो है प्रतिदिन आकलन किया जाता है। और यहाँ पूछ रहा बच्चों के न्यून भार की जो बात कर रहा है तो वेट नापने की बात कर रहा है, तो वेट जो है अर्धवार्षिक नापा जाता है, यानी कि अर्धवार्षिक स्तर पर जो है इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, कि बच्चों के वजन में गिरावट या बढ़ोतरी न हो, तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा, अर्धवार्षिक। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया फिर ये नरेगा यानी कि मनरेगा से ही पूछा जा रहा है। तो इसका सवाल पूछा गया कि नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है। यानी कि जो मनरेगा में सामग्री संगठन के मामले में, अन्य मामलों में वेतन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सामग्री उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। तो इसमें जो है क्या रेशियो होता है जो है राज्यों और केंद्र के अनुपात में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 75-25 का रेशियो जो होता है। क्लियर है। और मनरेगा कब हुआ हमने देखा, अभी 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया। मनरेगा में क्या नियम है, 100 दिन का रोजगार जो है अनिवार्य किया गया है प्रत्येक व्यक्ति को। क्लियर है, और इसमें जो है 75-25 का जो है आकलन है। क्लियर है। मनरेगा नाम कब पड़ा था, 2 अक्टूबर जो है 2009 को। शुरू में 2006 में कितने जिलों में लॉन्च किया गया था, 2006 में जो है 130 जिलों में लॉन्च किया गया था। सॉरी, पहले वाले हमने प्रश्न में जो है यहाँ हमने अभी चर्चा की थी इस पे, मनरेगा पे। तो यहाँ एक प्रश्न, हाँ यहाँ पे हमने, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने चर्चा की थी, इसमें यहाँ पे हमने कहा था कि फरवरी 2006 में 133 में, लेकिन 133 न होकर के ये 130 जिलों में शुरू किया गया था। और 1 अप्रैल 2008 को जो है 1 अप्रैल 2008 से ये सभी जिलों में लागू हो गया। तो ये 133 नहीं है, क्या है, 130 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। और हमें लग रहा है ये 2015 के इवनिंग शिफ्ट के प्रश्न 25 पूरे हो गए। और इसके बाद हम लोग चकबंदी लेखपाल के प्रश्नों को भी देखेंगे, 2008 में पूछा गया प्रश्न वो भी देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए
ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो सके और हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, ताकि हम और आपके लिए सहयोगी बन सकें और काफ़ी प्रयासरत रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।